गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बार फिर से हाजिर हैं। क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग बिहार दरोगा यानी बीपीएसएससी और बिहार यानी बीपीएसएससी बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा होने वाला है और इसी विभाग का एक एक्साइज इंस्पेक्टर ईएसआई इसकी भी बहाली होने वाली है। यानी कोई भी इससे तमाम एग्ज़ाम हो या यह हमें केवल लाभदायक बिहार दरोगा के लिए ही नहीं है, यह बीपीएससी के लिए भी लाभदायक है और बीएसएससी के लिए भी, और जीएस का सेक्शन है उसके लिए भी यह लाभदायक है। और साथ में आज भी एक नया वैकेंसी निकला है, वह है फॉरेस्ट रेंजर का। वो भी बहाल कौन करेगा? तो यही बीपीएसएससी करेगी। उसमें भी जो जीएस का क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप का आएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। आज हम लोग का यह सेट नंबर 3 है और आज भी बिहार स्पेशल ही है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात, अगर देखिए अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और देखने का क्या तरीका है? क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाइए। उसके लिए एक कॉपी कलम रखिए, वहाँ पर आंसर टिक कीजिए। अंत में आपको क्वेश्चन सेट का आंसर भी मिल जाएगा, उससे आप मिलान कर लीजिए और देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। अगर आप जनरल हो तो 70+ आशा करो और उतना सही है तो आप सेफ हो, ना तो समझ सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मगध के हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने किन 3 राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? जो हर्यक वंश का जो मुख्य संस्थापक कौन, यही बिंबिसार था। यह बहुत प्रसिद्ध था। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारे नीति अपनाया था। कहा जाता है कि पहला वही यह राजा था जिसने अस्थायी सेना रखा और साम्राज्यवादी विस्तार किया था। इसी ने युद्ध नीति अपनाया। पहला नीति, अगर युद्ध से कहीं ना बात बनने वाली बात हो तो शादी कर लेंगे, उससे भी ना हो तो अंत में क्या करेंगे? मित्रता करेंगे। कोई ना कोई तो कारण मिलेगा ही। तभी तो इसने क्या किया था, अवंती के राजा जब बीमार पड़ गया था तो उसको इसने वैद्य भेज दिया था और वैद्य भेजकर उनका पीलिया का बीमारी था उसको ठीक कर दिया था। तो देखते हैं। तो एक में इसका आंसर आपका होगा वैशाली, क्योंकि बिंबिसार के पत्नियों में वैशाली की राजकुमारी, चेटा की बहन चेलन्ना, कौशल की राजकुमारी और मद्र के राजकुमारी, इन सब से बिंबिसार ने शादी किया था। और अजातशत्रु, तो अजातशत्रु की माँ कौन थी? तो वह अजातशत्रु वैशाली से ही संबंधित था। वैसे नालंदा विश्वविद्यालय में सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, पर बौद्ध धर्म की किस शाखा की शिक्षा विशेष रूप से उल्लेखनीय है? तो नालंदा विश्वविद्यालय इसको स्थापित किसने किया था? तो यह गुप्त काल की देन है और तब तक मूर्ति पूजा का आरंभ हो चुका था। तो यानी इसमें मुख्य रूप से महायान संप्रदाय की का ये संबंधित था। किसका? तो बौद्धयान से संबंधित। बौद्धयान में 2 संप्रदाय, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान यानी यह भगवान बुद्ध को भगवान नहीं मानता था, यह विद्वान मानता था। और महायान यह बुद्ध को भगवान मान लिया, उनका मूर्ति बनाकर पूजा करने लगा। इसने हीनयान ने सिंबॉलिक रूप से रखा, यह मूर्ति नहीं बनाया था। किस ग्रंथ में विदेह के जनक, यहाँ देखिए विदेह के राजा जनक का उल्लेख सम्राट के रूप में मिलता है? उस ग्रंथ का नाम बताइए। तो कहीं भी आपको मगध से संबंधित कोई भी क्वेश्चन सामान्यतः आ जाए जिसमें पूछा जाए कि मगध का उल्लेख सबसे पहले किस में मिला था, कहाँ मिला था उसमें, तो सामान्यतः उत्तर कौन होता है आपका? तो यही शतपथ ब्राह्मण। आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु ने किस माध्यम से लिच्छवियों को पराजित किया था? सीधी सैनिक कार्रवाई करके? नहीं, उससे तो वो जीत पाने से रहे थे। धोखा भी नहीं दे पाए थे। उन्होंने क्या किया था? उनका एक वत्सकार मंत्री था जो 16 वर्षों तक अजातशत्रु यानी मगध और वैशालियों के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन नहीं पार पा रहे थे। तो वत्सकार नामक एक मंत्री को भेजा था जिसने लिच्छियों में फूट डाल दिया था। और जो आप लोग बाहुबली मूवी देखे होइएगा, उसमें बाहुबली जो इस्तेमाल करता है पत्थर फेंकने वाली मशीन का, उसका नाम था महाकंटक। और भल्लाल देव जो इस्तेमाल करता है रथ के आगे, उसमें एक हेलीकॉप्टर जैसा पंखा लगा रहता है जो नाचता है और लोगों का सर काटते चला जाता है। इन दोनों यंत्रों का उपयोग अजातशत्रु ने वैशाली के खिलाफ है यानी लिच्छियों के खिलाफ युद्ध को जीतने में किया था।
अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में मिलता है? तो अशोक महान सम्राट, जब आज भी भारत में एक भाषा न है, एक लिपि न है, तो उस समय कैसे हो सकता है? जैसा बीज वैसा ही फल। तो अशोक की लिपि आपको इन सभी में यानी प्राकृत, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और यूनानी, इन सब भाषा लिपियों में मिलेगा। जितने भी पश्चिमोत्तर प्रांत है, जैसे कि अफगानिस्तान का कंदहार हो गया और पाकिस्तान के जो पश्चिमी क्षेत्र है पेशावर, इन सब जगहों से अगर जो लिपियाँ मिली है जो ईरान के बाउंड्री वाले क्षेत्र से, तो उसमें शहबाजगढ़ी का जो है वह द्विभाषी है, उसमें अरमाइक और यूनानी 2 लिपियों का प्रयोग हुआ है। कुछ जगह खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग है, और जितने भी पूर्व में या मुख्य भारत में जो लिपि का प्रयोग किया गया है उसमें प्रायः ब्राह्मी और प्राकृत भाषाओं का प्रयोग, लिपि का प्रयोग है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान हर्षवर्धन के समय हुएनसांग आया था, तो फाहियान के समय, तो फाहियान प्रथम चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। 7वां, भारतीय इतिहास में किस शासक ने मगध पर विजय प्राप्त की थी? प्राचीन इतिहास के किस शासक, मतलब कि मगध हार गया होगा तब ना मगध पर कोई जीत गया होगा, उसका नाम था क्या? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मगध सर्वशक्तिशाली था, अतः इसको हरा पाना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल था। 8वां देखिए, मिथिला में तो मगध पर किसने जीत हासिल किया था? तो मगध पर खारवेल ने, यानी कलिंग जो युद्ध होता है, यानी कलिंग का राजा कौन था? तो उस समय तो नंद था, लेकिन उसी क्षेत्र में एक और राजा होता है, क्या नाम है उसका? हाथी गुम्फा का अभिलेख किससे संबंधित है? तो इसी खारवेल से, इस खारवेल ने हरा दिया था। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो कर्नाट वंश का संबंध किससे है? मिथिला मतलब आज का उत्तर बिहार में कौन कौन सा क्षेत्र? तो दरभंगा, मधुबनी का क्षेत्र। तो मिथिला वंश में कर्नाट वंश था, और इस कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम था नान्यदेव। क्या नाम था? नान्यदेव। 1760 ईस्वी में अली गौहर ने पटना पर घेरा डाला था, जिसे किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पराजित कर मार डाला था? तो यह कौन था? तो अंग्रेजी जनरल, तो उसका नाम था कैप्टन नॉक्स। आगे बढ़ते हैं। छपरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो छपरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो उनका नाम था मोहम्मद हुसैन खान। क्या नाम था? मोहम्मद हुसैन खान। 11, मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार की यात्रा की थी। अब देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना भी बिहार आए हुए थे, तब कब आए थे? तो उसका ऑप्शन है 1937 में, यानी चुनाव हुआ होगा तो प्रचार करने आए रहे होंगे। 12वां में आते हैं, आज़ाद दस्ता। तो संबंध किससे है? तो जयप्रकाश नारायण से। तो आज़ाद दस्ता का पहला प्रशिक्षण शिविर 1943 में कहाँ आरंभ हुआ? जिसमें बिहार के 25 युवकों को प्रशिक्षण दिया गया था। यह आज़ाद दस्ता क्या था? यह मारकाट, लूटपाट, यानी कि बम विस्फोट, मतलब यह हथियारों के बल पर आज़ादी यानी भारत के स्वतंत्रता में विश्वास करता था। तो यह प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुला था? तो नेपाल से सटे हुए तराई क्षेत्र में। अब क्वेश्चन उठता है, उस जगह का तो कोई नाम होगा, उसका नाम था, यह देखिए, राजविलास जंगल, नेपाल। बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? तो जिस गोलार्ध में भारत स्थित है वहीं यह भी है, यानी उत्तरी गोलार्ध में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत में कौन सा स्थान पर आता है? तो तेलंगाना के अलग होने से पहले बिहार 12वां नंबर पर था, लेकिन जब तेलंगाना राज्य के रूप में स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया, आज़ाद नहीं कही उसका, बंटवारा हो गया, तो बिहार का नंबर 13वां हो जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर अगर यूटी हो जाता है, हो गया अभी वर्तमान में, तब बिहार पुनः 12वां नंबर पर राज्य में आएगा। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में अगर लद्दाख टेरिटरी को भी ऐड कर लिया जाए तो वह बिहार से बड़ा है। बिहार की सीमा किन राज्यों से जुड़ी हुई है? तो बिहार की सीमा, यहाँ देखिए,
बिहार की सीमा के राज्यों की बात हो रही है तो उत्तर में कौन है? नेपाल। तो नेपाल तो देश है। चलिए पश्चिम में आते हैं, यह यूपी है इधर, यानी उत्तर प्रदेश। नीचे बिहार का बंटवारा हो गया है तो यह झारखंड है। और इधर WB यानी वेस्ट बंगाल है। तो बिहार के कितने राज्यों से? तो 3 राज्यों से बिहार की सीमा मिलती है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से किस कल्प का है? तो जलोढ़ का मैदान हिमालय के बाद बना है तो हिमालय से भी नया होगा। तो हिमालय कब बना? तृतीय कल्प में। तो यह उसका अवशेष उन पर बहने वाली नदियों ने काट काट कर इस क्षेत्र को बनाया है। तो यह जाता है चतुर्थ कल्प की घटना है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस वर्ग में आता है? जी स्पेशल है, किस लिए? तो यह गंगा के लिए ही स्पेशल जी है। सी बराबर कॉन्टिनेंटल, यानी बिहार की जलवायु महाद्वीपीय है। डब्लू बराबर क्या होगा? डब्लू बराबर होता है कि वेट, मतलब गीला है, लेकिन कब? यह शीत ऋतु में नहीं, इसका समर विंटर सूखा, यानी वेट मतलब विंटर सूखा इलाका। लेकिन कब? तो विंटर सूखा है, यानी रेनी सीजन होगा कहाँ? तो गर्मी में। तो हम लोग बगल गर्मी में वर्षा होती है, यानी CWG या AW। तो इस दोनों ही बिहार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में नार्वेस्टर या चक्रवाती तूफान कब आता है? तो यह मानसून के आने से पहले की बात है, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिम में जब ठंड के दिनों में खूब जोर से ठंड ठनकने के साथ वर्षा होती है या कभी कभी धीरे धीरे फुहारें पड़ती है, तो कब आएगी? तो इसका नाम है मई एवं जून की बात होती है। नार्वेस्टर या चक्रवाती तूफान, तो चक्रवाती तूफान तो इस तरह बंगाल के खाड़ी से उठने वाले तूफान हैं। तो मई जून की बात हो रही है। गंडक नदी, जिसे सादा नीरा के नाम से भी जाना जाता है, यह बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो सादा नीरा कहाँ वर्णन है? तो इसका ऋग्वेद में वर्णन है। और यह बिहार के वाल्मीकि नगर में बिहार में प्रवेश करती है। बिहार की नदियों की सामान्य प्रणाली किस प्रकार की है? तो बिहार के नदियों की सामान्य प्रणाली, तो बिहार कैसा है? तो पादपाकार है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर, गंडक नदी पर त्रिवेणी नामक स्थान पर बने बांध के पश्चिम की ओर कौन सी नदी निकाली गई है? पूर्व की ओर और एक पश्चिम की ओर 2 नहरें हैं। तो पूर्व में तिरहुत नगर है, नहर है, सॉरी नगर नहीं, नहर, कैनाल। तो 21 का यानी बांध के पश्चिम, तो पश्चिम में तो सारण नहर है और पूर्व में तिरहुत नहर है। आगे बढ़ते हैं, पूर्व मध्य रेलवे यानी ECR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? तो 23वें का बेगूसराय आंसर होगा। रागी यानी मरुआ के उत्पादन में बिहार को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो सेकेंड। और एक और चीज़ किस, तो जूट के उत्पादन में भी बिहार का स्थान सेकेंड है। बिहार में राई तथा सरसों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो उनका नाम क्या है? तो पूर्णिया। इसी तरह वर्तमान में भी आलू, चावल, इन सब के उत्पादकता में किसका टॉप स्थान? तो नालंदा यानी नीतीश कुमार जी का योगदान है। 26 नंबर, बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन से हैं? तो सब हम लोग जानते हैं कि बिहार के लोग चावल सबसे अधिक खाते हैं, तो चावल तो कोई है नहीं, चावल, गेहूँ एवं मक्का होगा। तीसी का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस क्षेत्र में होता है? तो दरभंगा में। सब्जी के उत्पादन में बिहार को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है? यह तो पुराना हो गया, क्योंकि सब्जी में तो अब वेस्ट बंगाल हावी हो चुका है और इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि बिहार काफ़ी पिछड़ चुका है। कागज तथा लुगदी उद्योग बिहार में कहाँ स्थापित है? कागज तथा लुगदी तो समस्तीपुर तथा पटना क्षेत्र की बात है। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो पूर्वी बिहार की बात होगी। तो पूर्वी बिहार में कौन सा बिहार जो पश्चिम बंगाल की बाउंड्री से टच करता है? तो कौन सा इलाका है? तो पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा की बात हो रही है। रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए निम्नलिखित में से
सॉरी कहाँ गया, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है? तो रेशम के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर, एक नंबर पर चीन है और बिहार का भागलपुर, तो भागलपुर है आपके ऑप्शन में, तो डी में भागलपुर है, तो यह विश्वविख्यात है। 32 नंबर, बिहार में तंबाकू एवं बीड़ी पत्ता उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र दिलवारपुर, क्या नाम है इसका? दिलवारपुर, तो यह कहाँ स्थित है? तो देखिए समस्तीपुर विकल्प में होना चाहिए, खोजते हैं, समस्तीपुर न हो तो भागलपुर टिक लगाएंगे हम लोग, तो या मुंगेर, यहाँ देखिए 32 का सी की बात हो रही है, तो मुंगेर, तो दिलवारपुर कहाँ है? यहीं पर आईसीटीसी का कारखाना है, सॉरी इस नज़रिए से पूछा था, तो दिलवारपुर में जो आईसीटीसी का कारखाना है जहाँ पर सिगरेट बनता है, तो कहाँ है? तो वह मुंगेर में है। 34 नंबर, बिहार में माल ढुलाई डिब्बे तैयार करने के लिए भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है? तो उस जगह का नाम है, बरौनी में भी था और मोकामा में भी था, तो यह पूछ रहा है, यह मोकामा से संबंधित है, भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, और मुजफ्फरपुर वाला था वह भारत वैगन था, और ये दोनों अब बंद हो चुका था, तो मुजफ्फरपुर में तो है ही नहीं, तो मोकामा आंसर होगा। बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब की गई थी? आज़ादी के बाद की ये घटना है और यह सोवियत संघ के सहयोग से, तो 34 का आपका उत्तर होगा सी, यानी 1964। बिहार में डोलोमाइट कहाँ से प्राप्त होता है? तो बिहार का वैसा जिला, बिहार का पश्चिमी और दक्षिणी बाउंड्री वाला जिला, जो झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा बाउंड्री पर स्थित जिला है, तो कौन सा वह जिला है? तो भोजपुर व रोहतास की बात हो रही है, रोहतास, मुख्य रूप से रोहतास याद कीजिए। 36, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। बिहार में रेल मार्ग कब तक, तो की कुल लंबाई कितनी है? तो अभी भी तो उतना ही होगा ना, तो बिहार में रेल मार्ग की लंबाई 3731 किलोमीटर है। रेल परिवहन यानी रेल मार्ग के आधार पर की दृष्टि से बिहार को देश में कौन सा स्थान है? बिहार का रेल मार्ग के आधार पर, यानी रेल मार्ग की लंबाई बिहार में कितना है, तो इस रैंक में बिहार का स्थान तो पूरे देश में 9वां है। 39, पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो इनका नाम है पटना हवाई अड्डे का नाम, तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। क्वेश्चन है 40 नंबर कि अविभाजित बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? यानी बिहार का जब बंटवारा न हुआ था तो किसका सबसे बड़ा था? तो वह था NH 31 यानी 31। आगे बढ़ते हैं, बिहार में कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या गुजरती है? वही जो गंगा से, तो गंगा से गुजरने वाली राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या का नाम क्या है? तो वह इनलैंड वाटरवे 1 है। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा कुल कितनी राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या प्रस्तावित है? तो केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 14 प्रस्तावित है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे नहीं गुजरता है? यानी बाकी सब गुजरता होगा, तो पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्व रेलवे और पूर्वोत्तर गुजरता है, लेकिन पश्चिमी रेलवे नहीं गुजरता है। बिहार में ग्लाइडिंग क्लब किस जिले में अवस्थित है? तो ग्लाइडिंग क्लब बिहार के किस जिले में है? तो 44, तो 44 का आंसर होगा पटना। और 45 में बिहार में महिला साक्षरता 2011 का क्या प्रतिशत था? पुरुष का तो हम लोग जानते हैं कि पुरुष का प्रतिशत 72% के आसपास था, तो महिलाओं की तो बीच में 68 बिहार में क्या था, लगभग 62% बिहार का एवरेज एजुकेशन है, यानी कि साक्षरता का परसेंटेज है। तो महिला 10 घटा लीजिए उसमें से, तो 45 का सी यानी 51.5%। बिहार के किस जिले में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक था? तो कौन सा जिला है? पटना न लगाइए, वह है रोहतास। अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वह है भागलपुर में। बिहार में सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बिहार में सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट तो कहाँ है? तो वह दरभंगा में है।
और 49 में क्या है, तिलका मांझी विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में कब हुई थी? तो तिलका मांझी का संबंध है, जब पढ़िएगा आदिवासी आंदोलन तो उसमें से तिलका मांझी का भी नाम आता है। तो तिलका मांझी के नाम पर जो भागलपुर में यूनिवर्सिटी बना तो वह कब बना? तो वह 1960 में बना था। बिहार में कुल कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं? तो अब तो ज़्यादा हो गया है, यही नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, 13 है। प्राचीन एवं नवीन मैथिली ग्रंथों के प्रकाशन के लिए मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो मैथिली साहित्य परिषद की स्थापना 1939 में की गई थी। अरबी व फारसी में शोध योजनाओं पर कार्य करने के लिए अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना की स्थापना कब की गई थी? तो वह 1955 की बात है। 53, बिहार में प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना पटना में हुई और कब की घटना है यह? तो 1925 की बात है। बिहार के उस एकमात्र अध्यापक का नाम बताइए जिन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ बना था? तो यह पश्चिम बंगाल में यानी कलकत्ता में बना था उस समय, और विदेशी भाषा में पुस्तक तैयार करने हेतु चुना गया था। तो उनका नाम क्या था? तो सदल मिश्र। उर्दू को बिहार की द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो 1984 की बात है। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर में, किस विद्वान ने हिंदी उर्दू मिश्रित बोली को बिहारी भाषा कहा था? तो उनका नाम क्या था? गियरसन महोदय ने। 57 में क्या है, मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो मगही भाषा के प्रथम कवि, तो उनका नाम है ईशान, याद कर लीजिए। बिहार के उस साहित्यकार का नाम बताइए जिन्हें उनकी रचना 2 गज जमीन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उनका नाम है अब्दुल समद। क्या नाम है? अब्दुल समद। सन 1875 में किसके द्वारा बिहार में पहले अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किया गया था? गुरु प्रसाद मेन। क्या नाम है? गुरु प्रसाद सेन, मेन नहीं। 60 नंबर, 1948 में दरभंगा से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? उत्तर है उसका किरण। अब 61 नंबर, बिहार से पहला उर्दू समाचार पत्र, क्या नाम था उसका? नूरुल अनवार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो नूरुल अनवार का प्रकाशन आरा से हुआ था। 62, दी बिहारी के स्थान पर दी सर्च लाइट का प्रकाशन कब से आरंभ होता है? तो यह घटना है 1918 की। 63 नंबर, असहयोग आंदोलन के समय पटना में किस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था? असहयोग आंदोलन के समय तो द मदरलैंड की बात है। 64, बिहार में कला की प्रगति के स्पष्ट साक्ष्य कब से उपलब्ध माने जाते हैं? जब भगवान बुद्ध का काल रहा होगा, यानी 64, तो 64 का बी यानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है। 65 है, पटना में कहाँ से मौर्यकालीन एक विशाल कक्ष के अवशेष मिले हैं जिसे 80 स्तंभ कहा गया है? तो यह कुम्हरार है, जिसका वर्णन किसने किया था? तो इंडिका में मेगास्थनीज ने कहा था कि वह राजप्रसाद किसी आदमी के द्वारा, इंसान के द्वारा नहीं, वह भगवान के द्वारा बनाया गया राजप्रसाद होगा। 66 है, कंबोडिया के विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट हिंदू मंदिर का प्रतिरूप बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? इस पर बहुत विवाद हो गया था, क्योंकि कंबोडिया ने रोक दिया था कि आप नकल नहीं कर सकते हो। तो यह बनाया कहाँ जाएगा? तो गया की बात, गया नहीं, शुरू में था कि यह वैशाली में बनेगा, और लग रहा है कि अभी बन भी रहा। इसके लिए 72 एकड़ जमीन एक्वायर किया जा चुका है। 67 नंबर, अशोक के 81वें स्तंभ बिहार में 4 स्थान पर पाए गए हैं, वह कौन कौन से हैं? तो वो जो 4 स्थान हैं वह देख लीजिए। 67 नंबर, तो लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, तो ये तीनों सब कहाँ हो गया? तो ये सब तीनों के तीनों आपके चंपारण, पूर्वी चंपारण में हैं। और बसार यानी वैशाली की बात हो रही है, तो ये बसार वैशाली में नहीं है, यह तो आपके मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चामर गृहिणी यानी 68, चामर गृहिणी यक्षिणी की मूर्ति बिहार के किस स्थान से मिली है? तो यह कहाँ से पाई गई है? यह दीदारगंज से पाई गई है, यानी दीदारगंज कहाँ है? तो पटना। 69, गया के निकट बराबर की पहाड़ी की गुफाएं किस काल की है? तो यह मौर्य
कालीन है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बराबर की किस गुफा को आजीवक भिक्षुओं को दान में दे दिया था? तो यह सुदामा की गुफाओं को आजीविकों को दान में दिया था। 71 बिहार में सोन भंडार की गुफाएं किस स्थान से प्राप्त की गई हैं? तो यह कहाँ है बिहार के? तो बिहार के राजगीर में है। 72 नंबर में क्या है? पटना कॉलम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र गांधारी चित्र किसके द्वारा निर्मित है? तो यह महादेव लाल के द्वारा बनाया गया है। 73 नंबर मुसलमानों का त्यौहार क्या नाम है? बकरीद इस्लामी पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो उसका नाम है पंचांग का अंतिम महीना। मुहर्रम किसकी याद में मनाया जाता है? तो मुहर्रम हजरत इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। 75 में है बिहार का राजभाषा विभाग गोरखनाथ सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए दिया जाता है? बिहार राजभाषा विभाग का गोरखनाथ सिंह पुरस्कार, तो यह अर्थशास्त्र में विशेष उपलब्धि के लिए दिया जाता है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगाया गया था। 77 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति, तो राज्य में कौन होना चाहिए था? राज्यपाल। लेकिन कार्यपालिका की बात हो रही है तो कार्यपालिका का प्रमुख केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री। और अगर नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख पूछ दिया जाए तो वह राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं। नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा जो जिला है नीतीश कुमार जी का होम टाउन, तो उसका मुख्यालय बिहार शरीफ है। जो यही बिहार शरीफ है जिसको सल्तनत काल के समय में यह बिहार की राजधानी थी। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के काल में लगाया गया था? तो यह भोला पासवान शास्त्री के कार्यकाल की घटना है। बिहार पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम पहली बार 1947 में पास नहीं, कहाँ से होगा 1947 में? यह 1959 के बाद की ही घटना होगी। इसको देखकर या हम कभी गूगल करके कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको पिन करेंगे। 81 नंबर किस समिति के सुझाव के आधार पर पंचायतों की 3 स्तरीय व्यवस्था स्वीकार की गई थी? तो 3 स्तरीय व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति 1957 की बात है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को अत्यधिक प्रभावी बनाने हेतु बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो केंद्र में पारित होगा उसके बाद ही हुआ होगा, यानी 92 के बाद की घटना है, तो यह 1993 में। ग्राम सभा का राज्य में गठन के लिए 73वां संविधान संशोधन के लिए किसी गांव की जनसंख्या कितनी अनिवार्य रखी गई है ताकि वहां पर ग्राम सभा का गठन हो सके? तो वह है 250 मिनिमम होना चाहिए। बिहार में प्रथम जनगणना कब कराई गई थी? तो बिहार में प्रथम जनगणना 1872 में ही कराई गई थी, यानी लॉर्ड मेयो की बात है, लॉर्ड मेयो के काल की। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी SC का संख्या कितना परसेंट है? तो यह 15.9 यानी लगभग 16% है। 86 में क्या है? 2011 की अंतरिम जनगणना के अनुसार बिहार के कुल व्यक्तियों में अनुसूचित जनजाति यानी ST का प्रतिशत था, तो कितना है? तो यह 1.3% है। विश्व का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु जो पटना में गंगा नदी पर है उसकी लंबाई कितना है? तो लगभग 5.5 किलोमीटर है, यानी कि 88 हाँ कुल लंबाई उसका है 5.5 किलोमीटर, सही है, तो 5.575 किलोमीटर। और 88 में आते हैं विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर जो 221 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया वह कौन सा था? तो 88 का आंसर होगा आपका पाटलिपुत्र की बात हो रही है। भारत में सर्वप्रथम रुपए के सिक्के का प्रचलन करने वाला शासक कौन था?
तो रुपया जो शब्द है यह शेरशाह सूरी के ही शासनकाल में अस्तित्व में आ गया था। और शेरशाह सूरी का जो अर्थव्यवस्था का जो आधार है, उसी आधार पर उसी का कट कॉपी पेस्ट जो इंग्लैंड का अर्थव्यवस्था का आधार है वही सेम है। 90 बिहार के प्रथम व्यक्ति जो 5वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, उसका नाम क्या था? तो ऐसा ना समझिएगा कि बिहार में जो मीरा कुमार थी यही पहली बिहार का कोई व्यक्ति था जो लोकसभा का अध्यक्ष था, उससे पहले भी थे। क्या नाम था उनका? तो बलिराम भगत। भारत का वह पहला सांसद जो एक ही लोकसभा क्षेत्र से लगातार यानी सासाराम से लगातार 8 बार विजय हुआ था, तो मीरा कुमार के पिताजी का नाम है, तो उनका क्या नाम था? 91 का डी, जगजीवन राम। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो सोनपुर में लगता है, यह मेला किस नदी के संगम पर है? तो यह गंगा और गंडक के संगम पर है। बोधगया में बौद्ध मंदिरों का निर्माण, बोधगया में बौद्ध मंदिरों का प्रथम निर्माण कार्य किस शासक ने करवाया था? तो 93, तो यह समुद्रगुप्त ने कराया था। यानी वहाँ पर बार बार मंदिर बना है और टूट के जाता है। और इस बार जो बौद्ध मंदिर अभी वर्तमान में है वह अहिल्या देवी होलकर यानी मुगलों यह मराठाओं के समय का बनाया हुआ है। भारत में 8वां विधि विश्वविद्यालय चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो यह पटना में है। ऑपरेशन जगुआर जो दियारा में सक्रिय अपराधियों के सफाई हेतु संचालित किया गया था, यह ऑपरेशन बिहार के किस क्षेत्र में चलाया गया था? तो 5वें का आंसर है अंग प्रदेश तथा कोसी अंचल के दियारा क्षेत्र में। यानी कि अंग प्रदेश मतलब भागलपुर और कोसी क्षेत्र यानी कि यह उत्तर बिहार का बाढ़ग्रस्त इलाके की बात है। 96 में क्या है? बिहार के नालंदा में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो नालंदा में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना यह बात 1917 की है। आगे देखते हैं 97 नंबर, बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने 27 जुलाई 2017 को शपथ ग्रहण लिया था? तो अभी तो नीतीश कुमार हैं। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 नवंबर 2013 को विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाने की नींव किस स्थान पर रखी थी? तो 98 का सी है केसरिया पश्चिम चंपारण। और जो अंकोर वाट के तर्ज पर बनाने का है वो हमने बता दिया था कि वैशाली वो गलत है, क्योंकि इसमें तो दिया है गलत है, लेकिन वो उसका उत्तर सही क्या होगा? वही यह पश्चिम चंपारण का केसरिया जिसका नाम था रामायण मंदिर। पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है? तो पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या 67 है। और 100वां, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1958 को। कब? तो 1 अप्रैल 1958 को। तो आशा करते हैं कि आज का हम लोग का बिहार स्पेशल और यह बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा और बिहार एक्सरसाइज दरोगा की प्री परीक्षा या कोई भी आने वाले बिहार के एग्जाम है उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आशा करते हैं कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।